Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to record my third lecture of Unit 5. Today's topic is learning disabilities in children. So there are so many learning disabilities, but some of them which are very common we are discussing. The first learning disability is that of hyperactivity. Hyperactivity. Now let us try to understand that what do we mean by hyperactivity. Actually, hyperactivity is an inability to sit still in the class. It is very common practice by students in the class. The teachers, without realizing implications of hyperactivity, discuss such children in the staff room, and thus such children get the label of hyperactive children. ये जो hyperactivity है, इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जब वो क्लास में कुछ देर के लिए बैठते हैं, तवज्जो से कुछ बात सीखते हैं, उसके बाद वो बैठ नहीं सकते, किसी ना किसी बहाने से टीचर से परमिशन लेके क्लास से बाहर जाते हैं। तो फिर इससे ये होता है कि जब टीचर्स स्टाफ रूम में बैठते हैं तो ऐसे बच्चों की बात करते हैं कि फलां बच्चा जो है देर तक बैठ नहीं सकता, फिर दूसरा टीचर कहते हैं हाँ वाकई ये बच्चा है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं उन पे एक लेबल आ जाता है कि वो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन है। तो चिल्ड्रेन फेस वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज दे कांट सिट in one place for long time due to limited attention or short attention span. But not only for lack of trying, the children with short attention span cannot follow the instructions of teachers properly. In the result, they are not able to finish their assignments on time and they are left behind. इसका नतीजा ये होता है कि जो बच्चे हैं, सबसे पहले टीचर को ये बात समझना चाहिए कि बच्चों में एक किस्म के बच्चे वो होते हैं जिनकी नेचर में लॉन्ग अटेंशन स्पान होता है, और दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनकी नेचर में तबीयत में शॉर्ट अटेंशन स्पान होता है। लॉन्ग अटेंशन स्पान वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी देर तक एक जगह बैठ सकते हैं, एक जगह टिक कर टीचर को सुन सकते हैं, अपने तवज्जो दे सकते हैं। और जो शॉर्ट अटेंशन स्पान वाले बच्चे होते हैं उनके साथ मसला ये होता है कि वो काफ़ी देर तक एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह टिक नहीं सकते, ज़्यादा देर तक तवज्जो नहीं दे सकते। तो वो बार बार क्लास में आते जाते हैं या फिर टीचर से बाहर जाने की परमिशन मांगते हैं। तो इसलिए वो जो स्टूडेंट्स हैं अपने टाइम पे अपनी असाइनमेंट्स या अपना टारगेट काम पूरा नहीं कर सकते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो एज अ टीचर वी मस्ट नो दैट विच स्टूडेंट्स आर दैट ऑफ लॉन्ग अटेंशन स्पैन एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैन। ओनली द हाइपर एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय शॉर्ट अटेंशन स्पैन स्टूडेंट्स। Then there is impulsivity. Second one is impulsivity. Impulsivity is also a kind of learning disability. Some children act on impulse rather than thinking. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं या जल्दबाज होते हैं,
वो बगैर सोचने के अमल करते हैं। They cannot control their reactions before they act. अमल करने से पहले अपने रिएक्शंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। In the result, they blurt the answers to the questions. उसका नतीजा ये होता है कि जो असल सवाल होता है जो उनसे पूछा जाता है, तो उस सवाल का जो जवाब होता है उसको जज्बात में आकर, जल्दबाजी में आकर वो धुंधला कर देते हैं, ब्लर्ट कर देते हैं, उससे हट जाते हैं। इन बच्चों के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि दे लीव विदाउट लुकिंग, और दे गो थ्रू द स्ट्रीट्स विदाउट लुकिंग दैट व्हाट इज कमिंग, व्हाट विल हैपन। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो गली में बगैर देखे ऐसे ही निकल पड़ते हैं, सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। They are impatient. It is hard for them to wait for their turn. वो इतने बेसब्र होते हैं कि उनके लिए मुश्किल होता है कि अपनी बारी का इंतजार करें खेलने के दौरान। Are they grab a toy from other children, or even they can hit other children when they are angry. खेल के दौरान वो दूसरे बच्चों के जो खिलौने हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं या उनसे छीनते हैं, और ये इस तरह के बच्चे जब गुस्से में होते हैं तो किसी बच्चे को हिट भी कर सकते हैं, उसको कोई नुकसान वगैरह भी पहुंचा सकते हैं या मारते पीटते हैं उनको। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे लर्निंग डिसेबिलिटी आती है वो रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। Recognizing and interpreting information, actually the majority of the problems of learning disabilities are concerned with the visual and auditory aspects of learning, because most of learning and teaching process takes place by watching and listening. सीखने और सिखाने का जो अमल होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वास्ता होता है वो सुनने से और देखने से होता है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सीखने और सिखाने का अमल होता है ज़्यादातर वो देखने और सुनने के ज़रिए होता है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम होता है देखने में या सुनने में तो उसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई जाती है उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या उनको सुनने के बाद इंटरप्रेट नहीं कर पाते। एक्चुअली विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द थिंग्स on the basis of their individual character. This aspect is so much essential because these are the attributes which are used by children to identify different objects such as color, shape, size, pattern, position, etc. The visual problem is identified when a child is not able to read the board. जो विजुअल प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, उसका पता तब चलता है जब कोई स्टूडेंट क्लास में बोर्ड पे कोई चीज़ नहीं पढ़ पाता। तो टीचर समझ जाता है कि इसको विजुअल प्रॉब्लम है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को आगे फर्स्ट रो में बिठा देता है और समझता है कि ये प्रॉब्लम हल हो गया, जबकि फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रॉब्लम इज नॉट कंप्लीटली सॉल्व्ड, स्टिल इट कैन इंटरफियर चाइल्ड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिमिलर शेप्ड वर्ड्स, और आल्सो इट कैन आल्सो हिंडर स्टूडेंट्स from gaining information from the pictures, charts or graphs, etc.
तो जो सिमिलर शेप्ड वर्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन बच्चों को पहचानने में, याद रखने में, समझने में बहुत तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह दो लेटर, एक होता है बी और दूसरा होता है डी। बी और डी का जो शेप है आपस में वो मिलता जुलता है, इसलिए प्राइमरी क्लास में, क्लास नर्सरी तक या केजी तक, क्लास 2 तक भी कभी कभी किन बच्चों के साथ होता है तो वो पहचान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जिस तरह दूसरा एक पेयर है लेटर का, वो है पी और क्यू। तो ये भी दो ऐसे लेटर्स हैं जो बच्चों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से आज जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें यकीन नहीं होता कि कल उसको याद रहेगा या याद नहीं रहेगा। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो है लैंग्वेज। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग साउंड्स, सिंबल्स और words to share one's ideas and thoughts to others। अपने जो जज्बात हैं, अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो हमें एक सोर्स, एक ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है वो लैंग्वेज है। साउंड्स के शक्ल में या सिंबल्स के शक्ल में या वर्ड्स के शक्ल में। Sometimes problems can be inexpressive in receptive areas or in phonology। कभी कभी लैंग्वेज में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज महसूस होती है बच्चों को जिनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, टीचर के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो टीचर को समझना चाहिए कि इन द एरियाज ऑफ लैंग्वेज स्टूडेंट्स को, बच्चों को, चिल्ड्रेन को कौन सी प्रॉब्लम्स है उनको समझना चाहिए, उनके लिहाज से क्लास में आगे। उसके बाद जो लास्ट वन वी आर डिस्कसिंग दैट इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। 5वें नंबर पे थिंकिंग डिसऑर्डर है। इसको हम कॉग्निशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई to understand that what do we mean by thinking disorder. Thinking disorder is that how a child solves problems and how perceives or conceptualizes the things। थिंकिंग डिसऑर्डर में हम ये देखते हैं कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उसको कैसे समझता है और चीज़ों को कैसे वो देखता है। उसके बाद इसमें आता है मेटाकॉग्निशन। एक्चुअली मेटाकॉग्निशन इज द थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग, कि सोचने के बारे में बच्चा कैसे सोचता है। जो मसले मसाइल वसाइल हैं उनके बारे में उनकी क्या राय होती है, उनकी क्या सोच होती है, उनके बारे में वो क्या सोचता है। It requires the awareness of knowledge of skills, strategies, resources to complete any proposed task successfully। ये जो थिंकिंग डिसऑर्डर है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे में ये अवेयरनेस कितनी है कि कितने टाइम में इल्म, नॉलेज, स्किल्स के जरिए, स्ट्रेटजीज के जरिए, रिसोर्सेज के जरिए वो किसी प्लान को, टास्क को पूरा कर पाता है।